फाइनेंशियल फ्रीडम पाना यानी एक दिन पैसों की चिंता से बिल्कुल आजाद हो जाना, ये शायद हम सबका एक सपना है ना? बिल्कुल। कि अगर किसी को 60 साल की उम्र तक 25 करोड़ का फंड बनाना है, तो 30 साल की उम्र से हर महीने करीब 25,000 रुपए निवेश करने होंगे। सुनने में तो मुमकिन लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। आपको लगातार 30 साल तक 16% का सालाना रिटर्न कमाना होगा। और यहीं आकर सारी कहानी फंस जाती है। 16% सालाना रिटर्न। हाँ, ये किसी फिक्स डिपॉजिट या सरकारी स्कीम से तो आने से रहा। तो सवाल ये है कि ये जादुई आंकड़ा आएगा कहाँ से? सही बात है। लगातार 3 दशकों तक इतना रिटर्न पाना ही असली चुनौती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल, ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी एक सवाल पर गहराई से उतरेगी। हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक तरह का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट देता है कि इस तरह के रिटर्न तक पहुंचने की रणनीति क्या हो सकती है। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें इसे 3 हिस्सों में देखना होगा। विश्लेषण साफ कहता है कि निवेश का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। आपकी रणनीति पूरी तरह से आपके लक्ष्य और आपके पास मौजूद समय पर निर्भर करती है। तो हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहला, निवेश के मैदान कौन कौन से हैं जिन्हें एसेट क्लास कहते हैं। एसेट क्लास, ठीक है। दूसरा, उन मैदानों में खेलने के लिए कौन कौन से कॉकपिट यानी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। ओके। और सबसे जरूरी तीसरा, किस खिलाड़ी को कितना मैदान देना है, यानी एसेट एलोकेशन। और हाँ, एक बात साफ कर दें, आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो इन पेपर्स के विश्लेषण पर आधारित है। ये कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन हथियार हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये क्या है। लेकिन जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो इस पर जोर देता है कि इन्हें कब और क्यों इस्तेमाल करना है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला है इक्विटी, यानी कंपनियों के शेयर्स में हिस्सेदारी। ये वो खिलाड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा रन बनाकर दे सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला। बिल्कुल। यहाँ 12% से लेकर 20% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न मुमकिन है, लेकिन ये बहुत वोलेटाइल है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है डेट। इसे आप अपनी टीम का डिफेंसिव प्लेयर समझ सकते हैं। अच्छा। ये एक तरह का लोन है जो आप सरकार या बड़ी कंपनियों को देते हैं और वो आपको इस पर ब्याज देती हैं। ये इक्विटी के मुकाबले बहुत ज्यादा सुरक्षित है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। पर रिटर्न भी कम होता होगा। हाँ, रिटर्न भी कम, करीब 6 से 8% ही देता है। और तीसरा है सोना यानी गोल्ड, जो हमेशा से ही भारत में एक इमोशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है। सही कहा, गोल्ड एक तरह से संकट का साथी है। जब अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल होती है या महंगाई बहुत बढ़ जाती है, तब गोल्ड चमकता है। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छा रिटर्न देता है? नहीं, लंबे समय में इसका रिटर्न अक्सर डेट से भी कम रहता है। तो ये 3 अलग-अलग ताकत वाले खिलाड़ी हैं। समझ गई। इक्विटी, डेट, गोल्ड। पर ये तो थ्योरी हुई। मैं एक आम इंसान सरकार को लोन कैसे दूं या सोना बिना खरीदे उसमें पैसे कैसे लगाऊं, सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। और आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहीं पर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो साधन काम आते हैं जो निवेश को आसान बनाते हैं। अच्छा। इक्विटी में निवेश के लिए आप या तो सीधे किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, जिसके लिए काफी रिसर्च चाहिए। हाँ, और समझ भी चाहिए। या फिर, और जो ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर है, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का रास्ता अपना सकते हैं। मतलब आप अपना पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की टीम को दे देते हैं और वो आपके लिए सही स्टॉक्स चुनने का काम करते हैं। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास रोज बाजार देखने का वक्त नहीं है। एकदम से। इसी तरह डेट पे निवेश के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, जो सरकारी बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं। ओके। और गोल्ड के लिए अब आपको सुनार की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप गोल्ड बीज, जो कि एक तरह के ETF है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs के जरिए डिजिटल तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। ये कागजी सोना है जिसकी कीमत असली सोने के साथ ही घटती बढ़ती है। तो अब हमारे पास निवेश के विकल्प भी हैं और उनमें पैसा लगाने के तरीके भी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, किसमें कितना पैसा लगाए। क्या इसका कोई एक ही सही जवाब है? जो जानकारी हम देख रहे हैं वो कहती है कि इसका जवाब सिर्फ एक चीज पर टिका है, आपका लक्ष्य आपसे कितनी दूर है। एकदम सही। इसी को एसेट एलोकेशन कहते हैं। ये निवेश का सबसे जरूरी सिद्धांत है। सबसे जरूरी? हाँ, नियम बहुत सरल है। आपके पास जितना ज्यादा समय होगा, आप उतना ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं।
विश्लेषण इसे 3 तरह के लक्ष्यों में बांटता है। पहले है शॉर्ट टर्म लक्ष्य, यानी 3 साल से कम के। मान लीजिए आपको 2 साल में एक कार खरीदनी है। हाँ, तो ऐसे में मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा पैसा शेयर बाजार के भरोसे रहे। पता चला जब कार खरीदनी है तभी बाजार 20% नीचे चला गया। बिल्कुल, यहाँ आपका मकसद पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। इसलिए आपका ज्यादातर पैसा करीब 80-90% डेट फंड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर होना चाहिए। और इक्विटी? इक्विटी का रोल लगभग 0 होता है। आप 7-8% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। 1 मिनट, अगर सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है तो फिर लोग फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी क्यों ना करा ले? वो तो सबसे सुरक्षित माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। डेट फंड में तो फिर भी थोड़ा बहुत बाजार का जोखिम होता है। हाँ, पर एफडी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन वो आपको मुश्किल से 6-7% का रिटर्न देती है, जिस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। अच्छा। डेट म्यूचुअल फंड्स, खासकर अगर आप उन्हें 3 साल से ज्यादा रखते हैं, तो वो टैक्स के मामले में ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं और अक्सर एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे जाते हैं। तो थोड़ी सी ज्यादा समझदारी से आप अपने रिटर्न को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ आई। अब मीडियम टर्म लक्ष्यों का क्या? मान लीजिए 5 साल में शादी के लिए पैसे जोड़ने। 3 से 7 साल के लक्ष्यों के लिए आपको सुरक्षा और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बदल जाएगा? हाँ, शायद 60% डेट में, 30% इक्विटी में और 10% गोल्ड में। यहाँ आप 10-11% के आसपास के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और आखिर में आते हैं असली वेल्थ क्रिएटर, लॉन्ग टर्म लक्ष्य। 7 साल से ज्यादा, जैसे कि रिटायरमेंट या बच्चों की उच्च शिक्षा। यहीं पर इक्विटी अपनी पूरी ताकत दिखाता है। जब आपके पास 15, 20, 30 साल का वक्त हो तो बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, कंपाउंडिंग का जादू यही काम करता है। ऐसे लक्ष्यों के लिए आपका 80 से 90% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। और यहीं से वो 15-16% वाला रिटर्न आ सकता है। बिल्कुल, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस विश्लेषण में एक काल्पनिक किरदार अजय की पूरी फाइनेंशियल यात्रा को दिखाया गया है। हाँ, चलिए अजय की कहानी देखते हैं, उससे ये सारी बातें और साफ हो जाएंगी। हाँ, अजय का केस स्टडी बहुत प्रैक्टिकल है। अजय 30 साल का है। उसका पहला लक्ष्य है 3 साल में एक कार के लिए 3.5 लाख रुपए जोड़ना। शॉर्ट टर्म लक्ष्य है। हाँ, तो यहाँ सुरक्षा सबसे जरूरी है। कैलकुलेशन के हिसाब से 8% के अनुमानित रिटर्न पर उसे हर महीने 9,666 रुपए की सिप करनी होगी। और उसका पैसा कहाँ जाएगा? इक्विटी में तो नहीं? नहीं, उसका 70% पैसा एक डेट फंड में जाएगा और बाकी 30% एक हाइब्रिड फंड में। हाँ, हाइब्रिड फंड से नामसीन जाहिर है, इक्विटी और डेट का एक मिक्सचर होता है जो थोड़े से रिटर्न को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन जोखिम को काबू में रखता है। अच्छा, तो इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ही कम और कंट्रोल्ड है। बिल्कुल ठीक है। अब अजय का दूसरा लक्ष्य 5 साल में अपनी शादी के लिए 7 लाख रुपए जोड़ना। ये एक मीडियम टर्म गोल है। सही। यहाँ समय थोड़ा ज्यादा है तो अजय थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है। 10% के अनुमानित रिटर्न पर उसे हर महीने 9,056 रुपए निवेश करने होंगे। और एसेट एलोकेशन? अब वो पूरी तरह बदल जाता है। 30% इक्विटी में, 60% डेट में और 10% गोल्ड में। तो अब ग्रोथ के लिए इक्विटी को पोर्टफोलियो में जगह दी गई है। हाँ, लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा सुरक्षित विकल्पों में ही है। और अब आता है सबसे बड़ा और सबसे लंबा लक्ष्य, 32 साल बाद रिटायरमेंट। यहाँ लक्ष्य बहुत बड़ा है। हाँ, और यहीं पर निवेश की पूरी रणनीति बदल जाती है। अजय को 15% का मॉडरेटली अग्रेसिव रिटर्न चाहिए। तो एसआईपी भी बड़ी होगी? हाँ, इसके लिए उसे हर महीने 16,420 रुपए निवेश करने होंगे। अब उसका एलोकेशन देखिए, 90% पैसा सीधा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और सिर्फ 10% डेट में। पूरा फोकस ग्रोथ पर है। बिल्कुल। इतने लंबे समय में इक्विटी की पावर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की गई है। इस विश्लेषण में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, ELSS फंड्स का इस्तेमाल। अजय अपने रिटायरमेंट निवेश को ELSS से शुरू करता है। क्यों? ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये भी एक तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन इनमें टैक्स बचता है। हाँ, इनमें किए गए निवेश पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। तो अजय एक ही निवेश से 2 काम कर रहा है, रिटायरमेंट के लिए पैसा भी जोड़ रहा है और अपना टैक्स भी बचा रहा है। एक मिनट, अजय ने 32 साल के लिए 90% इक्विटी का प्लान बनाया। क्या वो 60 की उम्र में भी 90% इक्विटी में ही रहेगा? ये तो बहुत रिस्की लगता है।
मान लीजिए उसके रिटायरमेंट से ठीक 1 साल पहले बाजार बुरी तरह गिर गया तो उसकी 32 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आता है, डायनामिक एसेट एलोकेशन। डायनामिक मतलब जो बदलता रहे। हाँ, निवेश कोई सेट एंड फॉरगेट चीज नहीं है, इसे समय के साथ बदलना पड़ता है। रिसर्च में एक मशहूर नियम का जिक्र है, 100 आपकी उम्र। 100 आपकी उम्र? ये एक गाइडलाइन है जो बताती है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए। इसे अजय के उदाहरण से समझाइए। 30 की उम्र में नियम के हिसाब से अजय का 70% 100-30 इक्विटी में होना चाहिए। वो 90% पर है, जो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन लंबे समय के लिए ठीक है। लेकिन जब वो 50 का होगा? जब अजय 50 साल का होगा तो उसे अपना इक्विटी का हिस्सा घटाकर 50% 100-50 पर ले आना चाहिए, और 60 के करीब आते आते इसे और कम करके 30-40% पर ले आना चाहिए। अच्छा, तो धीरे धीरे रिस्क कम करना है। हाँ, इस प्रक्रिया को रीबैलेंसिंग कहते हैं। आप धीरे धीरे अपना पैसा रिस्की इक्विटी से निकालकर सुरक्षित डेट में ले जाते हैं, ताकि रिटायरमेंट के समय आप बाजार की दया पर निर्भर न रहें। ये बहुत ही जरूरी बात है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका लक्ष्य नजदीक आता है, आपको अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा सुरक्षित बनाते जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं फिर से एफडी वाले सवाल पर आती हूँ। हमारे माता पिता की पीढ़ी ने तो एफडी और पीपीएफ से ही अपनी जिंदगी बनाई। ये जो नया विश्लेषण है, ये इन पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से खारिज करता हुआ लगता है। क्या ये सही है? ये खारिज नहीं करता, बल्कि उनके सही इस्तेमाल पर जोर देता है। एफडी आज भी इमरजेंसी फंड रखने के लिए या 1 साल जैसे बेहद छोटे लक्ष्य के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वहां कैपिटल की सुरक्षा ही सब कुछ है। लेकिन जब आप 30 साल में 25 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखते हैं, तो आपको महंगाई को भी मात देनी है। सही बात है, इन्फ्लेशन। आज अगर महंगाई 6% है और एफडी आपको 6% का ही रिटर्न दे रही है, तो असल में आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। आपकी खरीदने की शक्ति वहीं की वहीं है। तो असल में आप नुकसान में है। हाँ, इतने बड़े लक्ष्य के लिए आपको ऐसे इंजन की जरूरत है जो महंगाई की रफ्तार से तेज दौड़ सके, और वो इंजन इक्विटी ही है। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार ये है कि निवेश की दुनिया में कोई एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हर चीज का एक मकसद होता है। आपकी रणनीति आपके लक्ष्य की दूरी पर तय होती है। ये किसी रेस की तरह है। स्प्रिंट के लिए अलग जूते चाहिए और मैराथन के लिए अलग। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक लाइन में कहना हो तो द क्लॉक डिक्टेट्स योर रिस्क डिक्टेट्स योर एलोकेशन। मतलब घड़ी तय करती है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। हाँ, और आपकी जोखिम लेने की क्षमता तय करती है कि आपका पैसा इक्विटी, डेट और गोल्ड के बीच कैसे बटेगा। शॉर्ट टर्म लक्ष्यों के लिए सुरक्षा और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए ग्रोथ, यही मूल मंत्र है। ये सब बहुत स्पष्ट है, लेकिन जाते जाते इस विश्लेषण में एक और परत है जो उन लोगों के लिए जो 15-16% से भी संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट में एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों की बात करता है जो 20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। हाँ, और विश्लेषण साफ कहता है कि इस तरह के हाई ऑक्टेन रिटर्न के लिए शायद सिर्फ म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलेगा। तो फिर इसके लिए आपको पैसिव निवेशक से एक एक्टिव निवेशक बनना पड़ सकता है। यानी आपको सीधे स्टॉक्स में निवेश करना होगा। ओहो। और वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। उसके लिए आपको कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, उनके बिजनेस मॉडल को समझना होगा और पूरी इंडस्ट्री का विश्लेषण करना होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा के लिए म्यूचुअल फंड की सुविधा और सरलता अपनाकर एक अच्छा रिटर्न पाना ज्यादा समझदारी है, या फिर उस बेहतरीन रिटर्न के पीछे भागने के लिए एक एक्टिव, जानकार और रिसर्च करने वाला निवेशक बनना जरूरी हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।